हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ हुआंगशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगजी को सच बताने गया था कि वो ही हीलिंग पैट्रियार्क हैं। और यहाँ पर वो जैसे ही उसके हाथ में कलम और इंक आ जाती है ना, वांगजी उससे कहता है क्या लिखना चाहते हो बोलो। यहाँ पर वो बेचारा घबराते घबराते उसे समझ ही नहीं आता वो कहाँ से शुरू करे। तो फिर वो बस एक शब्द लिखता है, यिलिंग। जैसे ही वो यिलिंग लिखता है ना, तो अचानक से उसकी तरफ जो है वो बड़े ही प्यार से देखता है लंजा और कहता है क्या क्या कहना चाहते हो तुम, यिलिंग लाउसू? क्या वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए हाँ बोलता है। और तभी लंजा कहता है कहाँ, क्या वो भी आ रहे हैं हमारी शादी में? वो भी आएंगे? मैं तो भूल ही गया था इतने टाइम से। वो कब आएंगे? और वैसे भी उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बोला हुआ है, तो वो मुझसे मिलेंगे या नहीं? यहाँ पर वो गहरी सांस लेता है और लिखता है, लंजा, मैं ही यिलिंग पैट्रियार्क हूँ। मैं ही वह इंसान हूँ जो कि इतनी सारी बुक्स को लिखता है। यहाँ पर लंजा कहता है, वीइंग, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, मुझे सच बताओ, क्या यिलिंग लाउसू आ रहे हैं हमारी शादी में? यहाँ पर वो कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ही यिलिंग पैट्रियार्क हूँ। लंजा मुस्कुराता है और कहता है, वीइंग, इस वक्त तुम्हें मस्ती सूझ रही है, देखो ये मस्ती का टाइम नहीं है, गंभीर टाइम है। मुझे वैसे भी अंकल से चीज़ों को लेकर डर लग रहा है और तुम यहाँ पर मस्ती कर रहे हो। यहाँ पर वो पता नहीं क्यों अचानक से ना विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो कहता है, लंजा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही यिलिंग पैट्रियार्क हूँ। मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैं लिखा करता था अपनी पोइट्री को। मुझे एक बार जंगचा और अंकल ने सजेस्ट किया कि मुझे इसे एज अ बुक बेचना चाहिए, और मैंने यहाँ पर एज अ बुक छपवा के इसे जब इन लेखों को लिखा और आगे मैंने देखा कि लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मैंने धीरे धीरे करके छोटी छोटी कॉमिक बुक निकालनी शुरू की, छोटी छोटी कहानियाँ, पोइट्रियाँ निकालनी शुरू की। और मैं ही यहाँ पर वो सारी चीज़ों को लिखता था। यहाँ पर मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहता था, बट मेरे माँ बाप मोस्टली मेरे सेक्ट में नहीं रहते, मैं अंकल के पास रहता था। और कल को कोई मेरे से ऑब्सेस्ड होकर मेरे पे हमला ना कर दे, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसी डर से मैंने अपने आप को एक नया नाम दिया, यिलिंग पैट्रियार्क। क्योंकि मेरी मम्मी को यिलिंग जाना बहुत पसंद है, उन्हें ज़्यादातर यिलिंग में ही घूमना पसंद है, इसलिए मेरा होम टाउन भी यिलिंग को ही कहा जाता है, क्योंकि मेरे एंसेस्टर वहाँ से थे। इसलिए मैंने अपना नाम यिलिंग पैट्रियार्क रख लिया, और कुछ भी नहीं, मैं ही यिलिंग पैट्रियार्क हूँ। यहाँ पर वांगजी देखता है कि वेवुशन मजाक नहीं कर रहा, उसका चेहरा सीरियस है। वांगजी चीज़ों को पढ़ता है और वेवुशन की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? क्या तुम्हें लग रहा था मैं तुम्हें हार्म पहुँचाऊँगा? यहाँ पर वो कहता है, नहीं, मैंने सोचा हुआ था कि जब तक मैं लीगल एज तक नहीं आ जाता, मैं अपने फेस को और अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि अंकल और बाकी सब डरते हैं। मैं बोल नहीं सकता ना, कल को किसी ने मुझसे ऑब्सेस्ड होकर मुझे किडनैप किया या मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो। यहाँ पर वांगजी चीज़ों को समझ रहा था, पर उसे गुस्सा आ जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बिचन को टाइटली पकड़ता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है। ये देखकर थोड़ा सा विंग भी डर जाता है। विंग को लगता है अब वो दोनों मार्क्ड हो चुके हैं, मतलब एक तरह से विंग तो मार्क्ड हो चुका है। अगर लंजा ने ये गुस्से में ये बात सुनकर उसे छोड़ दिया तो लंजा कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ अपनी बिचन उठाता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर विंग जो था वो थोड़ी देर तक बैठा रहता है। वो देखता है कि लंजा ने अंदर रूम में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया है। यहाँ पर अचानक से ये देखकर उसके दिल में एक खौफ आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि लंजा अब उसे छोड़ देगा। उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो वहाँ पर बैठा ही रहता है लंजा के रिप्लाई में। लेकिन तभी जब उसके 2 घंटे बीत जाते हैं, वो नॉन स्टॉप लंजा के दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। लंजा जो कि अंदर बैठा हुआ मेडिटेट कर रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि विंग ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। वो पागलों की तरह उससे मिलना चाहता था, और विंग उससे पहले, आज से कुछ साल पहले जब ये लोग मिले थे, तब भी जब ये जियांग्स के पास गया था, तब इसने सारी चीज़ें विंग को गिफ्ट में दी और विंग से मिला भी। यहाँ पर वो मन में सोचता है, मैंने इतनी सारी चीज़ें दी थी, पर मैंने विंग के पास वो सारी चीज़ें कभी नहीं देखी। यहाँ पर वो बहुत देर तक मेडिटेट करता है और उसके बाद अपने कबर्ड से एक चीज़ निकाल के लेके आता है। यहाँ पर जब वो बाहर आता है तो देखता है विंग वहीं पे बैठा हुआ था। वो विंग को यहाँ पर उसका दिया हुआ वो पेंडेंट दिखाते हैं, मतलब एक तरह से टसल दिखाते हैं और कहते हैं, तुमने ये टसल मुझे दी थी? यहाँ पर विंग कहता है वो पूछता है, ये तुम्हारी टसल थी? वो कहता है तो यहाँ पर विंग जो है वो कहता है, ऐसी टसल ना
पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 हैं, एक मेरे पास मेरी मदर ने दी थी और एक मेरी मदर के पास है। यहाँ पर वांगची हैरान हो जाता है। वांगची कहता है और जो तुम्हें मैंने गिफ्ट दिए थे, यहाँ पर वो कहता है तुम्हारी टसल और तुमने जो मुझे फ्लूट दी थी वो मैं बजाता हूँ, वो मैंने युनमक में ही रखवा दी थी। युनमक में वो मेरे रूम में सेफ पड़ी है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वांगची कहता है पर तुम्हें मुझे एक बार तो सच बताना चाहिए था, हम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। विंग कहता है पहले मैं सच बोलना नहीं चाहता था, और दूसरी बात जब मुझे तुम्हारे साथ अटैचमेंट हो गई, जब मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो गया, जब मुझे लगा कि हमें एक होना है, तो मेरे दिमाग से ये बात निकल ही गई, इसलिए मैं तुम्हें शादी से पहले बताना चाहता हूँ। यहाँ पर वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो लंजा का हाथ पकड़ लेता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो उसकी तरफ सिर्फ देखता रहता है। लंजा समझ रहा था कि यहाँ पर विंग जो है ना वो थोड़ा सा डर में आ गया है, तो वो विंग के हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए तुम्हें जाना चाहिए, मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। मुझे अभी भी ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि तुम ही हीलिंग पैट्रियार्क हो और तुमने मुझसे इतनी बड़ी चीज़ छुपाई, जिस चीज़ को मैं एडमायर करना चाहता था, जिससे मिलने के लिए मैंने ना जाने कितने टाइम से वेट किया है, वो तुम थे। और फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, जानते हुए भी मैं पागलों की तरह तुम्हारे सामने हीलिंग पैट्रियार्क की तारीफ़ें करता रहता था। तुमने मुझे आज हर्ट किया है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर जैसे ही वो ये बोलता है ना, विंग को तो ऐसा लग रहा था उसकी पूरी दुनिया कोलैप्स होके गिर गई है, उसके सामने पूरा आसमान धरती पे आके गिर गया है, उसका कलेजा फट गया था। लेकिन वो खुद को कंपोज करके वहाँ से धीरे 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 कदमों से जाता है। लंजा यहाँ खुद को गुस्सा कम करने के लिए और खुद का गुस्सा छुपाने के लिए मेडिटेशन पे बैठ जाता है। विंग जब अपने घर आता है ना, वो बिल्कुल भूत जैसा लग रहा था। उसे देखकर यहाँ पर जंगछा, जो कि अपने पेरेंट्स से और अंकल आंटी से मिलने आया हुआ था, वो भी हैरान हो जाता है और वो कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें। विंग यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा था, तभी उसकी मॉम भी डर जाती हैं और वो कहती हैं विंग क्या हुआ तुम्हें। सारे के सारे विंग से पूछते हैं, विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग यहाँ पर ना अपनी मॉम को गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। विंग को लग रहा था कि लंजा अब उसे छोड़ देगा। लंजा ने पहली बार उसे गुस्से में उसके घर से जाने के लिए बोला है, वरना अभी तक लंजा ने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया था। और यहाँ पर ना वो बस अपनी मॉम के गले लग के बहुत रोता रहता है। अनकॉन्शियसली वो अपनी मॉम को जब हक करे हुए होता है ना, तो उससे यहाँ पर वो रिंग दब जाती है। वो रिंग जैसे ही दबती है जो उसने अपने हाथ में पहनी हुई थी, यहाँ पर राका आ जाता है। राका देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा सैड है और उसे लगता है शायद कोई मर गया होगा। वो विंग के पास आता है और कहता है विंग विंग रो मत, कोई बात नहीं, जो भी मर गया है उसकी आत्मा को शांति मिले। विंग यहाँ राका की तरफ देखता है। राका कहता है तुम्हें क्या हुआ। यहाँ पर सारे डर जाते हैं राका को देखकर, लेकिन तभी विंग राका को गोद में लेता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है तुमने ही तो मुझे बुलाया अपनी रिंग को रब करके। विंग जो है राका को हाथ में उठाता है और कहता है सॉरी राका, गलती हो गई, तुम वापस जाओ, मैं बस अपनी मॉम से गले मिल रहा था। यहाँ पर राका कहता है विंग कोई तुम्हें बुली कर रहा है क्या, सच सच बताओ। विंग यहाँ पर रोने लगता है। सारे के सारे हैरान थे। तभी यहाँ पर जंगछा कहता है ये बहुत खतरनाक है, ये सिर्फ विंग की बातें सुनता है, पीछे पीछे मत जाइए वरना ये आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। ये सुनकर सारे ही बाहर रहते हैं। विंग कहता है मैं राका से अभी बात कर कर इसे वापस भेज के आता हूँ। राका जो है वो विंग को देखता है जो कि रो रहा था और बेड पे बैठा हुआ था। राका जो है वो विंग से कहता है, क्योंकि राका और विंग जो थे वो इशारों में बात कर रहे थे, और जो विंग ने सबको कहा था ना कि आप रुक जाइए मैं इसे छोड़ के आता हूँ, वो भी इशारों में था। यहाँ पर वो इशारों में ही सबको बोल देता है कि आप लोग बात रुकिए, और बेडरूम में आकर वो राका के सामने रोने लगता है। राका उसके आंसुओं को पूछने के लिए उसके चेहरे के पास आता है और यहाँ पर वो उसकी चीक्स पे किस कर देता है। विंग यहाँ पर कहता है राका तुम मुझे इतनी किसी क्यों करते हो। यहाँ पर विंग जो भी था वो अपने माइंड से बोल रहा था और राका भी उसकी माइंड की चीज़ें सुन सकता था, तो वो मुस्कुराता है और कहता है तुम मुझे बहुत पसंद हो। वो यहाँ पर विंग की हथेली पे ही बैठ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे मन की चीज़ों को समझ सकता हूँ, तुम हीलिंग पैट्रियार्क हो, मेरे को तुम्हारा मन पढ़ना आता है। तुम यहाँ पर उस घूसट लवांगची से ये सब बताने गए थे ना, तुम उसे अपना अल्फा मानते हो ना, और उसने तुम्हें मार्क भी कर दिया। मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझ सकता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। यहाँ पर विभूषण हंसने लगता है और कहता है तुम पागल हो, तुम ये कैसे सोच सकते हो, तुम एक डीमन हो, मैं एक इंसान हूँ,
और तुम छोटे से हो। राका कहता है मेरे छोटे उस पर मत जाना, मैं ना शेप शिफ्ट कर सकता हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। यहाँ पर राका बहुत क्यूट लग रहा था और विंग कहता है नहीं, मैं वांगजी के साथ ही लाइफ बिताना चाहता हूँ। यहाँ पर वो उसे देख देख के फिर से रोने लगता है। यहाँ पर राका कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा डर है वो तुम्हें छोड़ देगा। यहाँ पर विंग सिर नीचे कर लेता है तो राका कहता है अच्छी बात है, छोड़ दे तुम्हें, मैं फिर तुम्हें शादी कर लूँगा। यहाँ पर उसकी ये बातें सुन के ना विंग को हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। वो कहता है राका मेरे से अगर मस्ती करनी है ना तो बात मत करो, फिर तुम चले जाओ वापस। राका कहता है नहीं, अब मैं यहाँ आया हूँ तो कम से कम मुझे खाना ही खिला दो। यहाँ पर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेके आता हूँ। वो कहता है नहीं तुम मत लेके आओ, तुम मेरे से बातें करो, तुम अपनी मॉम या उस खसूट अपने दोस्त से कह दो, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाएगा। यहाँ पर विंग सबसे कहता है कि वो राका के खाने के लिए कम से कम 4 बाउल या 5 बाउल खाना लेके आएँ, क्योंकि राका को बहुत सारा खाना खाना पसंद है। वो कहते हैं इतना सा, ये तो इतना सा है, 4-5 बाउल में तो ये तो पूरा भर जाएगा, ये तो बेचारा ऐसा लगेगा जैसे किसी माउंटेन पे इसे डाल दिया हो। यहाँ पर विंग कहता है इस पे जाना मत, इसके साइज़ पे ये खाता बहुत है। और यहाँ पर सच में राका के लिए वो 4 बाउल में अलग अलग डिशें मंगवाता है, जिसे वो सारी डिशेस को बहुत अच्छे से खा लेता है। और राका यहाँ फुल एंजॉय कर रहा था, विंग उसे देख के खुश हो रहा था। विंग यहाँ पर राका से कहता है तुम ये अंगूठी वापस ले लो। राका कहता है नहीं 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 नहीं, मैं अंगूठी वापस नहीं लूँगा क्योंकि मैंने ये तुम्हें दे दी है। विंग कहता है पर तुम इसे अपने सोलमेट को देना ताकि तुम उसके पास जब मन हो तब पहुँच सको। यहाँ पर राका कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने सोलमेट से दूर क्यों रहूँगा, और वैसे भी तुम जब भी सैड होते हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये अंगूठी तुम ही रखो। विंग और वो टच से ही कम्युनिकेट कर सकते थे, और विंग की मनोदशा क्या है, मनोव्यथा क्या है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि विंग जो था वो बहुत ज़्यादा उसका दिमाग चल रहा था इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझा हुआ था, बहुत ज़्यादा सोच रहा था, इसलिए राका उसकी मेंटल कंडीशन को समझ रहा था। यहाँ पर वो लोग, राका जो है वो विंग से कहता है तुम भी खाओ वरना मेरे को और भी ज़्यादा भूख लग जाएगी। विंग ने जंगचा से कह के अपने लिए भी कुछ चीज़ें खाने के लिए मंगवा ली थी। यहाँ पर राका कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी मेरे लिए मंगवाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खाई नहीं हैं, कुछ खट्टा मीठा, कुछ चटपटा, कुछ ऐसा भी मंगवाओ ना, क्या हमेशा से बोरिंग खाना खिलाते रहते हो, यहाँ के खाने में तो टेस्ट भी नहीं है। विंग जो है वो जंगचा को फिर से बोलता है कि वो राका के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए, तो जंगचा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारा या तुम्हारे राका का नौकर नहीं हूँ, जब देखो मुझे ऑर्डर करे जा रहे हो। यहाँ पर वो विंग को ऐसे झाड़ रहा था ना कि विंग फिर से पपी मुंह बना लेता है कि बेचारा जंगचा देखता है ना कि विंग फिर से रोने लग जाएगा, तो वो बेचारा कुछ नहीं कहता, चुपचाप जाकर जो भी फरमाइशें थी राका की वो पूरी कर रहा था। या राका को इन लोगों को टीज करने में, स्पेशली दोनों मेल अल्फा जो कि जंगचा है और वांगजी है जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है वेवोशन के, उनको टीज करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी विंग को हर्ट करेगा तो उसका पूरी फुल ड्यूटी बनती है एज अल्फा यहाँ पर उन लोगों की क्लास लगाने की। यहाँ पर वो कहता है मैं वांगजी के पास जाता हूँ, मैं देखता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की, मैं तो उसे अपनी बेलों से उल्टा टांग दूंगा। विंग यहाँ पर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना। वो कहता है क्यों, तुम अभी भी उससे प्यार कर रहे हो, उस निकम्मे ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें जाने के लिए कह दिया, तुम उससे प्यार क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार कर लो ना। राका की इतनी क्यूट सी बातें सुनकर विंग कहता है इशारों में नहीं, मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, पर मैं उससे प्यार ज़रूर करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से नहीं कर सकता। यहाँ पर राका कहता है प्लीज़ मुझसे कर लो ना, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। यहाँ पर विंग मुस्कुराते हुए उसके बाल छेड़ते हुए कहता है राका तुम भी ना, तुम इतनी क्यूट बातें करते हो, अगर तुम ऐसे ही फ्लर्ट करते रहे तो तुम्हारी होने वाले स्पाउस को बहुत दिक्कत होने वाली है। राका कहता है अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम मुझे पसंद हो नो डाउट, लेकिन इस बीच मैं एक जगह गया था जहाँ पर एक बीस्ट से मेरा एनकाउंटर हुआ। वो बीस्ट ना वो मोरनी है, वो इच्छाधारी मोरनी है, और वो अपने आप को मोर में चेंज कर लेती है और फिर अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन स्टाइल में भी चेंज कर लेती है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद आई। आजकल मैं सोच रहा हूँ उसे डेट के लिए बोलता हूँ। यहाँ पर विंग कहता है ऑल दी वेरी बेस्ट, मैं चाहता हूँ राका तुम हमेशा खुश रहो। राका कहता है बट विंग अगर मेरी लाइफ में कोई और नहीं आया, वो भी नहीं आई, उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया तो
विंग कहता है कोई तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर वो इशारों में बातें कर रहा था और राका जो था वो मुस्कुरा रहा था। विंग थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। उसे नॉर्मल करने के बाद राका जो है उसे फिर से उसकी ही जो जगह थी उसके ही अपने लोग बुलाते हैं। तो राका को यहाँ विंग को बाय कहना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मरे मन से यहाँ पर बेचारे राका को वापस जाना पड़ता है। राका यहाँ कुछ नहीं कहता, बस विंग के चीक्स पे किस करता है और कहता है अपना ख्याल रखना और जब भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर पुकारना। मैं जहाँ भी आऊँगा मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर विंग कहता है ऑफ कोर्स दोस्ती होती ही इसलिए है, थैंक यू आज आने के लिए, मेरा मन लगाने के लिए। जैसे ही यहाँ पर राका जाता है ना तो उसके बाद वांगची विंग से मिलने के लिए आ जाता है। विंग यहाँ पर देखता है वांगची आया है, वो खुशी के मारे उठ के जाता है, पर वो बेचारा अपने दरवाजे पे ही रुक जाता है। उसे लगता है कि वांगची यहाँ पर शादी तोड़ने आया होगा। यहाँ पर वांगची उसके पास आके कहता है मैंने बहुत सोचा चीज़ों को लेकर। विंग यहाँ अपने कानों पे हाथ रख लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वांगची अब कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वांगची यहाँ पर सीधा आकर विंग के गले लग जाता है। विंग ने तो अपनी आंखें भी बंद की हुई थी और उसे तो यहाँ पर कुछ सुनना ही नहीं था, पर वांगची जब उसके गले लगता है ना तो विंग पहले तो हक्का बक्का रहता है और फिर उसे टाइटली हक कर लेता है। वांगची कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम में कितने सारी गलतियाँ हो, फ्लॉज हो, कुछ भी हो, मेरे को सब चीज़ें मंजूर हैं, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आई लव यू। और यहाँ पर उसे हक कर लेता है। विंग यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे शुक्रिया अदा करे भगवान का और लंजा का, क्योंकि उसे अभी तक इतना डर लग रहा था ना। यहाँ पर दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही कोजी हग में रहते हैं और फिर वांगची जो है वो विंग के लिप्स को अपने लिप्स से दबा लेता है। वो विंग को वहाँ पर चौखट पे खड़ा ही बहुत देर तक किस करता रहता है। दोनों एक दूसरे के लिप्स को अच्छे से बड़े ही प्यार से सक कर रहे थे। और ये चीज़ यहाँ पर जंचा देखता है और कहता है तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, यहाँ पर बाहर तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम लोगों को यहाँ पर ये सब सूझ रहा है, छी। वो छी जैसे ही बोलता है ना विंग यहाँ पर वांगची से दूर हो जाता है। विंग के चेहरे पे अब ब्राइट सी स्माइल आई थी और वो यहाँ पर गुस्से में लवांगची को देखते हुए कहता है जंगचा बोलता है कि अगर तुमने फिर से मेरे दोस्त को रुलाया, याद रखना लवांगची, मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट दूंगा। अगर इसकी आंखों में आंसू भी आए, सच में मुझे विंग का रोता हुआ चेहरा देखना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। विंग यहाँ पर उसे कहता है डोंट वरी, मैं नहीं रहूँगा। वांगची कहता है विंग तुम रो क्यों रहे थे। विंग यहाँ पर बेचारा कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वांगची उसे छोड़ देगा और अगर वो ये बात वांगची को बताएगा तो वांगची को बुरी लगेगी, तो वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। तो वांगची कहता है तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ऐसे ही इन लोगों को यहाँ रहते रहते थोड़ा टाइम बीत जाता है। लगभग 1 हफ्ते बाद विंग और लवांगची की एक जगह शादी कर दी गई थी। शादी के बाद यहाँ पर उन लोगों को साथ नहीं रुकना था। थोड़ी देर के लिए वो लोग विंग को उसी के रूम में ले आते हैं और यहाँ पर इन लोगों को वांगची के साथ रख दिया जाता है। शादी जब हुई थी, जब इनके पूरे कोर्स ख़त्म होने वाला था, उससे पहले इनकी शादी कर दी जाती है। यहाँ पर विंग के साथ उसकी मॉम रुक रही थी ताकि वो विंग को अपने साथ लेके जाए और जब विंग लीगल एज का हो जाएगा ना तो वो वापस यहाँ आ सकता है। बेचारा लंजा बहुत हैरान और परेशान था। वो लोग रात में भी नहीं मिलवाते थे और स्पेशली उन लोगों को अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता था क्योंकि दोनों की ही शादी हो गई थी। शादी वाले दिन विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट विंग को अभी बहुत सिंपल तरीके से सजाया गया था क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जब विंग की विदाई होगी तो उसकी विदाई ग्रैंड तरीके से करवाई जाए। तब यूनमग में सबको बुलाकर एक दावत रखी जाएगी जहाँ पर सबको इनविटेशन दिया जाएगा और प्रॉपर तरीके के साथ विंग की विदाई होगी। ये सिर्फ इन लोगों की माँ की वजह से इन लोगों की शादी करा दी गई थी। शादी होने के बाद विंग का बड़ा मन करता था लंजा से छुप छुप के मिलने का, लेकिन विंग की जो मॉम थी ना वो बहुत ज़्यादा शातिर थी। जब भी विंग रात में सोता था तो वो जानबूझकर एक बाइंडिंग केबल से विंग को और विंग के जो पास में ही पड़ा बेड होता था उससे उसका हाथ बांध देती थी कि विंग जो है वो कहीं से भी बेडरूम या किसी भी जगह से खिसक कर वांगची से मिलने ना चले जाए। और ख़ुद भी वो विंग के ही जगह विंग के ही साथ सोने लग गई थी, रहने लग गई थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि दोनों बच्चों के बीच में अगर कोई एडल्ट्री हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर विंग जब भी कोल्ड पॉन्ड में नहाने जाता था तो जानबूझकर यहाँ पर उसके लिए उसके आसपास
शिचन को रखा जाता था कि शिचन जो है निगरानी रखेगा कहीं से भी लंजा उसके आसपास आना नहीं चाहिए। बस वो क्लास में साथ बैठ सकते थे, बाहर साथ घूम सकते थे, लेकिन उनके पीछे पीछे भी कोई ना कोई एक ऐसा बंदा, एक या दो डिसाइपल ऐसे लगा दिए जाते थे जो उन पर स्पाइक करते थे कि उन दोनों के बीच में रोमांस नहीं होना चाहिए, जिससे बेचारा वांगची तो बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसे लग रहा था यार ये तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। बेचारा बहुत बार किस करने लगता कि तभी के तभी कहीं ना कहीं से उड़कर कोई ना कोई डिसाइपल आ जाता और उन्हें रोक देता। यहाँ पर बेचारा वेवोशन भी फ्रस्ट्रेट होने लगा था। और ऐसे करते करते इनके बाकी का टाइम बीतता है और फेयरवेल लेने का टाइम आ जाता है। विंग वांगची से यहाँ फेयरवेल ले रहा होता है। उसे पता है कि अब वो उसे नहीं मिलेगा। एक रात पहले तो वो बहुत रोता है, बच्चों की तरह फूट फूट के, मम्मा मुझे प्लीज़ वांगजी के पास आज जाने दो, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। वो फूट फूट के रोते रोते इशारों में बोल रहा था, लेकिन उसकी मॉम बहुत पक्की थी, वो नहीं जाने देती। वो बार बार कहता है मैं पक्का छत के ऊपर जाऊँगा, सिर्फ हम दोनों बैठेंगे, बातें करेंगे और कुछ भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल नहीं सुनती और उसे जाने नहीं देती। और अगले दिन वो अपने साथ ही उस बेचारे का हाथ पकड़ के ले जाती है। वांगची जो कि किसी से ज़िद भी नहीं कर सकता था, वो अंकल और ब्रदर के आगे तो बोल ही नहीं पाता। वांगची की मदर ज़रूर कहती हैं खांगसे सरन को कि थोड़ा सा बच्चों को रोमांस करने भी दो तो क्या हो गया। तो वो कहती हैं नहीं, विंग अभी छोटा है, तुम्हारा वांगची भी छोटा है, ये लोग अगर थोड़े से आगे बढ़ गए तो आगे मुसीबत आ सकती है। 2 साल बाद, मैंने कहा है ना, 2 साल बाद इन लोगों की अच्छे से धूमधाम के साथ इन लोगों की शादी भी दोबारा करवाएंगे और उसके बाद हम विंग को तुम्हें सौंप देंगे। उसके बाद वांगची के साथ वो जब तक रहना चाहे पूरी ज़िंदगी रह सकता है। ये बात सुनते सुनते मैडम लैन मुस्कुरा रही थी और कह रही थी वांगची की कंडीशन तो बहुत ख़राब है, तुमने अपने बेटे पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वहाँ वांगची पूरी रात तड़पता रहता है विंग को एक बार गले से लगाने से। सच में जब से चिरन को पता चला है ना इनका अफेयर है, और चिरन को पता चला है कि वांगची ने अकेले में उसे मार कर दिया था, चिरन ने उसके पीछे इतने सारे, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी डिसाइपल हैं वो सारे गुप्तचर हैं चिरन के, कहीं ना कहीं सबको उसने गुप्त रूप से इन दोनों के पीछे लगा दिया। बेचारे अभी तक एक किस भी नहीं कर पाए हैं। ये बात कहते कहते मैडम लैन हंस रही थी और खांगसे सरन कह रही थी कोई बात नहीं, 2 साल का और इंतज़ार, फिर ये जितनी चुम्मा चाटी करना चाहें और उसके अलावा जितना बेशरम होना चाहें हो सकते हैं। विंग को खांगसे सरन अपने साथ ले जाती हैं। विंग तो जाना ही नहीं चाहता था, बेचारे को बाइंडिंग केबल से बांध कर अपने साथ ज़बरदस्ती घोड़े पे बैठाकर वो अपने साथ ले गई थी। विंग बार बार वांगची को ऐसे देख के रो रहा था जैसे उसका किडनैप हो गया हो, उसकी अपनी मम्मी ने उसका किडनैप कर लिया हो। है जब वो वापस यूनवर्क जाता है इतने नखरे करता है, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, जानबूझकर सारी चीज़ें तोड़ फोड़ मचाता था, लेकिन एक भी इंसान ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे लगता था सारे उसे डांटेंगे, भगाएंगे और उसके बाद घूसू छोड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 साल उन लोगों को अब धीरे धीरे विंग और वांगची खतों के ज़रिए एक दूसरे से बात करते थे। वांगची को भी सीधा रिस्ट्रिक्शन थी कि 2 साल तक तुम विंग को विजिट करने यूनवर्क नहीं आ सकते, वरना शादी का जो एग्रीमेंट है वो तोड़ दिया जाएगा और इन दोनों की फिर फ्यूचर में शादी नहीं होगी। ये बोल के दोनों बच्चों को इतना डराया सब बड़ों ने कि वो बेचारे डरते थे कि उनकी शादी टूट जाएगी, तो खतों में बातें करने लग गए थे। फाइनली 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और गाइस यहाँ ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे क्या होगा 2 साल बाद जब ये लोग मिलेंगे ना, इनका कैसा एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होगा, कैसे ये एक दूसरे के लिए जो अभी तक तड़पे हैं 2 साल तक वो कैसे ठीक होगा, ये देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।